हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों से 3-4 लेक्चर इससे पहले आप लोगों से बातें हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम कम्प्लीटली बात करेंगे अपने साउंड को। ठीक है, यानी हमारा जो वेब मोशन एंड एप्लीकेशन जिसका है, इट्स एप्लीकेशन में यानी चैप्टर नंबर 1 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, साउंड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वे में हम इस चैप्टर को आज आई होप आप लोग हम लोग क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यह लेक्चर जो होगा थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कंप्लीटली यह चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और उसके बाद की जो क्लासेस होंगी, फिलहाल आप लोगों को चैप्टर 2 से एक डेमो क्लास और मिलेगी। उसके बाद आप लोग कंप्लीट क्लास जो होगी ऐप पे चलेंगी। तो सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को इनरोल नहीं किया है, जल्दी से इनरोल कर लेंगे दोस्तों। कोर्स की जो फीस होगी मात्र 99 रुपए है। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग आई होप इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे, जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं वो समझ पाए होंगे। और जहाँ पे भी नहीं कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अपने साउंड को। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं दोस्तों साउंड बेसिकली इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, जो आप लोग सुनते हैं वही हमारा साउंड होता है बेसिकली। ठीक है, चाहे कुछ भी आप लोगों ने आपके कानों में जो ध्वनि आ जाती है उसी को हम साउंड बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब बात करते हैं दोस्तों। हमारा इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे तारत्व है। क्या है तारत्व? तारत्व क्या है दोस्तों कि आपकी ध्वनि कितनी मोटी और कितनी आपकी जो तारत्व किस पे डिपेंड करेगी। बेसिकली हम आप लोगों को जो बताना चाहूँ सिंपल सी एक लाइन में, या फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। किस पे निर्भर करेगी दोस्तों? जो तारत्व होगा कि आपकी आवाज कितनी पतली है या कितनी मोटी है, ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी पे, कि आपकी ध्वनि का जो आपकी ध्वनि है कितनी मोटी है कितनी पतली है, ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो तारत्व का मतलब क्या समझे आप लोगों ने? आप लोगों ने यह समझा कि किसकी आवाज कितनी मोटी है कितनी पतली है। इसके बारे में हम जब जानकारी ले लेते हैं, या जिसके बारे में पता चल जाता है कि किसकी आवाज मोटी है किसकी आवाज पतली है, तो उसी को हम बोलते हैं यही हमारा तारत्व है। ठीक है, तो चलेगा देखते हैं दोस्तों। देखिएगा यह क्या होता है, यह ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि के मोटे या बारीक होने का पता चलता है, मोटा या पतला। ठीक है, यानी देखिएगा पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की जो आवाज होती है, या लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो आवाज होती है वो पतली होती है। ठीक है, लड़कों की आवाज मोटी होती है और लड़कियों की आवाज बेसिकली पतली होती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हम बात करेंगे। अगर दोनों के अंतर हम स्पष्ट कर लेते हैं तो वही मेरा तारत्व होता है। ठीक है, तो देखिएगा मतलब आभास होता है ध्वनि का वह गुण जिसके कारण पुरुषों की ध्वनि तथा स्त्रियों या बच्चों के मध्य मतलब अंतर किया जाता है, तारत्व कहलाता है। यानी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं तारत्व में हम अंतर को देख रहे हैं। ठीक है, किसके किसके बीच का अंतर देख रहे हैं? ध्वनि के मतलब कि पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियों का। ठीक है, यानी स्त्रियों और पुरुषों के कंपैरिजन को हम देख रहे हैं, बच्चों का भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका भी आप लोग जानते ही हैं, उनकी भी आवाज थोड़ी पतली होती है। तो इन सारी चीजों का हम किसमें अध्ययन करते हैं दोस्तों? तारत्व में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज एक लाइन में आप लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, पुरुषों की आवाज तथा महिलाओं की आवाज का जो अंतर हम स्पष्ट कर पाते हैं, या उनके बीच का जो अंतर होता है वही तारत्व कहलाता है। तो दोस्तों एक पॉइंट लिखा है, तारत्व का ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी तारत्व किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तारत्व होता क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा बनता है टॉपिक इसी में है, साउंड में ही है, क्वालिटी। ठीक है, किसी ध्वनि का कितना गुण अच्छा है, किसी का कितना खराब है। मतलब कि किसी की आवाज बहुत मोटी होती है, किसी की आवाज बहुत पतली होती है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है ध्वनि की। ठीक है, देखिएगा कोई ध्वनि ऐसी होती है कि हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ध्वनि ऐसी होती है, कोई व्यक्ति अगर गाना गाए और उसकी आवाज हमें अच्छी ना लगे तो बोलेंगे इसकी क्वालिटी जो है, ध्वनि की क्वालिटी ये अच्छी नहीं है भाई। ठीक है, तो आप लोग उसका गाना भी नहीं सुनोगे और डिसलाइक मार के चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले हम बात करते हैं क्वालिटी की। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण समान आवृत्ति या समान तीव्रता होने पर भी वाद्य यंत्रों की ध्वनि के मध्य अंतर स्थापित किया जा सकता है, गुणता कहलाता है। ठीक है, यानी चीजों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्त यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो ये वाले पॉइंट लिखे जाए कलरफुल पेन से लिखा जाए, उसका मतलब समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरे नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बात करते हैं गुणता यानी क्वालिटी के कारण ही कई लोगों द्वारा एक साथ बोलने पर हम मित्र की आवाज मतलब अपने मित्र की आवाज को पहचान पाते हैं, ध्वनि की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो यह किसका सबसे बड़ा रोल है? तो बोलेंगे क्वालिटी का है। ठीक है, जैसे मैं
मेरा आवाज़ आप लोग डेली सुनते रहें, फिर मैं कहीं पे भी आप लोगों से अचानक मिल जाऊँ और मेरा आवाज़ अगर आप लोग सुन लेते हैं तो बोलेंगे कि ये आवाज़ हमने कहीं ना कहीं तो सुनी ही है, ठीक है। अगर ये आवाज़ सुनी है दोस्त, तो मैं कहीं पे भी जाके बोल दूंगा, मतलब ये मेरे जो टर्म्स होंगे, मेरी आवाज़ होगी, अगर मैं बोलूंगा कहीं पे तो आप लोग तुरंत पहचान जाओगे, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, ध्वनि की गुणता है, ठीक है, क्वालिटी है। अगला पॉइंट है, आप लोगों को ये अच्छा लगेगा क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में तो जाते ही होंगे और गाना भी अच्छे खासा सुनते होंगे। कहाँ, लंदन से लाएंगे आप लोग, ठीक है। तो वाला गाना सुनते होंगे, अच्छा खासा डांस भी करते होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है क्या, कि ऑर्केस्ट्रा में एक साथ बजने पर भी, मतलब कि ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे मतलब गाना बजने पर भी हम सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि की गुणता के कारण ही पहचान लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब कि महंगे महंगे ऑर्केस्ट्रा भी होते हैं, वो तो गाँव वाला ऑर्केस्ट्रा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें 2-4 साउंड रखते हैं और नाचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब कि जैसे कि अच्छा खासा पैसा लगेगा दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि जो ध्वनि मतलब साउंड होंगे सब कुछ मतलब कि एक व्यक्ति करेगा, ठीक है। मतलब उसमें तबला भी बजेगा, ये सारी चीजें, साउंड वगैरह सारी चीजों का जो क्रिएशन होगा वो एक मतलब कि व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें क्या होगा कि हमारा साउंड में जो पहले से ही बज गया है उसी को फिर से उसी को मतलब चालू करके नाचते रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वालिटी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो उसकी क्या था भाई, तारत्व था, उसको भी आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों तीव्रता यानी इंटेंसिटी की, यानी किसी की ध्वनि की जो तीव्रता है वो कितनी ऊंची है, कितनी निम्न है, इसको हम ध्यान में रखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिएगा क्या कहा गया है कि किसी ध्वनि स्रोत से, क्या कहा गया, किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के संचरण की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। बेसिकली जो ध्वनि की तीव्रता होगी, तीव्रता को बेसिकली हम आई से, यानी ध्वनि की तीव्रता को आई से डिनोट करेंगे या प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होगा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा इंटेंसिटी में। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, सामान्य व्यक्ति का जो कान होता है वो 10⁻⁻ वाट पर मीटर की ध्वनि तीव्रता से कम नहीं सुन सकता, यानी इससे कम होगा दोस्तों तो वो व्यक्ति सुन ही नहीं पाएगा। अब जैसे अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है, तो वो तो भाई मन की बात हो गई, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत सारे सिंपल से वे में आप लोग कुछ किसी के कान में बताना होता है तो बहुत पास जाके बताते हैं, ठीक है। फिर भी वो आवाज लोग अगर सुनना चाहें तो सुन लेते हैं, ठीक है। तो इससे कम होगी दोस्तों तो आप लोग नहीं सुन पाओगे, इससे ज्यादा होगी तभी सुन पाओगे, ठीक है। अतः इसे देहली श्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, देहली श्रवणता कहते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, देहली मतलब होता है दोबारा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें ध्वनि की प्रबलता, ठीक है, लाउडनेस की बात करेंगे, किसका ज्यादा है, किसका मतलब किसकी आवाज ज्यादा सुनाई देती है, किसकी कम सुनाई देती है, लाउडनेस की बात की जा रही है। जो कहते हैं लाउड स्पीकर, आप लोग कहते हो ना कि लाउड स्पीकर तेज करिए, तो उसका मतलब होता है ध्वनि को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या कर रहे हैं, लाउड स्पीकर का मतलब है कोई ध्वनि जो धीमी है उसको हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो यही है, ठीक। ध्वनि का यहाँ पे देखेंगे, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि धीमी तथा कोई ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है प्रबलता कहलाती है। वही सिंपल से वे में एक चीज समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने मोबाइल में ही देखा होगा दोस्तों, क्या कह सकते हैं, कहते हैं कि लाउड स्पीकर पे करिए आवाज, ठीक है, मतलब फोन को लाउड स्पीकर पे करिए। इसका मतलब पहले आवाज हमारी धीमी रही होगी, उसके बाद जब हम आवाज को तेज कर देते हैं तो हम बोलते हैं ये मेरा लाउड स्पीकर पे हो गया, ठीक है। तो वही हमारा प्रबलता है, ठीक है। आई होप आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इको की। इको क्या होता है, जिसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि बहुत सिंपल से वे में आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने अपना घर बनवाया होगा, नया 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 घर जब होगा तो उस घर को कंप्लीटली जब बन के तैयार हो जाए, पेंट वेंट नहीं किया गया है सारी चीजें, उसमें जाके एक बार अपना आवाज बोल दीजिएगा, चिल्लाइएगा, थोड़ा सा धीरे से बोल दीजिएगा, कुछ भी बोलिएगा, ठीक है। अपने वाली का नाम ले सकता है और अपना अपना वाले का नाम लिख सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर तेज से चिल्लाएंगे दोस्तों तो क्या होगा कि वो ध्वनि हमें दोबारा सुनाई देती है। अब जब ध्वनि दोबारा सुनाई देगी तो उसी को हम बोल देते हैं प्रतिध्वनि, ठीक है। ध्वनि के प्रति, ठीक है, एक बार और, ठीक है, मतलब प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि के एक बार और, ठीक है, यानी दोबारा ध्वनि का सुनाई देना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्वनि का हमारा क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी एक मान लीजिए दीवार है चारों तरफ से, दीवार से हमारी आवाज टकराएगी और हमारे कान पे फिर से सुनाई देगी, दोबारा सुनाई देगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, परावर्तन होता है ध्वनि का, ठीक। देखिएगा जब ध्वनि किसी मजबूत सतह से टकराकर वापस सुनाई देती है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। या फिर और भी क्या ले लीजिए दोस्त, एक पॉइंट और है, ध्वनि का लौट कर वापस सुनाई देना ही प्रतिध्वनि कहलाता है। ये दोनों में से कोई आप लोगों को याद हो जाए, देखिएगा ये सारी चीजें पूछी जाती हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूं दोस्तों, घर के अंदर जोर से चिल्लाने पर तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। धातु की चादर पर
मतलब धक्का देने से, एक बार ऐसे पीट दिए, कोई धातु की चादर ऐसे पीट दिए तो उसमें खन 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 आवाज आती रहती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में चिल्लाने से, यानी कि कहीं पे पहाड़ी वैली एरिया है, ठीक है, घाटी वाली एरिया में अगर आप लोग चिल्लाएंगे दोस्तों तो वो आवाजें दोबारा सुनाई देंगी। आप लोगों ने मूवी वगैरह में ये सारी चीजें सुना भी होगा, जैसे कोई कहता है काजल काजल काजल, ठीक है, तो बार बार वो आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अक्षय कुमार की है भाई कि अजय देवगन की है, तो वो उसी में रहती हैं काजल जी, तो काजल को बुलाता है वो, ठीक है। तो आवाज जो होती है दोबारा सुनाई देती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जाके वहीं पे चिल्लाएगा भाई तो आवाज सुनाई देगी। अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहें तो कहीं पे आप लोगों के आसपास वैली एरिया हो, यानी घाटी टाइप का एरिया जहाँ पे हो, वहां पे आप लोग जाके चिल्लाइए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को ये इको जो है आप लोगों को सुनाई देगा, प्रतिध्वनि जो होगी आप लोगों को अच्छे से सुनाई पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा प्रतिध्वनि में एक पॉइंट लिखा गया है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तन तल के मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी दोनों के बीच में अगर हमें आवाज सुनाई दे रही है 17 मीटर की दूरी, इतना मैक्सिमम मिनिमम इतना होनी चाहिए, ठीक है। यदि प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, ठीक है। अब देखिएगा पहला है, इसमें प्रतिध्वनि का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम करते हैं दोस्तों, जैसे हम लेजर में करते हैं, कहाँ पे, लेजर हो गया, मेरा रडार सिस्टम हो गया, सोनार में, इन सारी चीजों पे हम क्या करते हैं, प्रतिध्वनि का यूज करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों, मैं वो बहुत बात करता हूँ। लेजर का फुल फॉर्म आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, रडार का पूछा जाता है, सोनार का पूछा है। बेसिकली आपके चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम होता है, तो वहां पे ये सारे जो होते हैं कहीं ना कहीं एक एक दो सेट में पूछा ही जाता है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, और एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे कि जो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। वहीं हम बात करेंगे रडार का, तो रडार का ये आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है, क्या है, रैंगिंग है, ठीक है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक। सोनार की बात करेंगे दोस्तों तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रनिंग। तो इन जो तीन फॉर्म मतलब तीन फुल फॉर्म लिखे गए हैं इनका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रतिध्वनि का यूज कहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो आप लोग को लिख देना है लेजर में, रडार में, सोनार में, इन सारी जगहों पे हम लेजर अपनी प्रतिध्वनि का यूज करते हैं, प्रयोग होता है। आगे चलते हैं दोस्त, आगे की बात करना चाहेंगे तो आगे भी आप लोगों का जैसे यहाँ पे है अनुरणन, ठीक है। अनुरणन क्या होता है, जिसे हम रीवाइब्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। रीवाइब्रेशन मतलब कि ध्वनि का मतलब कि क्या करना, सुनाई पड़ते रहना, ठीक है। जैसे कि आपने अपने एक थाली लीजिए, उस थाली पे एक बार ऐसे मार दीजिए, ठीक है, तो ध्वनि जो होती है बार बार सुनाई देती रहती है। फिलहाल हमारे पास थाली है, फिर मैं बजाऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग जहाँ पे बैठे हैं अपना थाली लीजिए, फिलहाल आप लोग तो मतलब पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं रूम लेके ही रह रहे होंगे, उसमें ध्वनि मतलब कि उसमें भी अगर रूम लेके रह रहे हैं तो खाना भी बनाते होंगे, खाना बनाते हैं दोस्तों थाली जरूर होगा, ठीक है। थाली को बजा के देख सकते हैं, उसमें बार बार ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। तो देखिएगा इसमें पॉइंट क्या लिखना है, ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर भी कुछ देर तक क्या करता है, ध्वनि का सुनाई पड़ते रहना अनुरणन कहलाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलना चाहूँ दोस्तों, अनुरणन कहाँ पे देख पाते हैं आप लोग, जैसे कि कोई रूम है, ठीक है, उस रूम में आपने टीवी चालू किया है, ठीक है, और टीवी चालू करके उसकी आवाज जो है बहुत तेज है, ठीक है, लेकिन अब जैसे ही लाइट कटेगी टीवी हमारी बंद होगी, लेकिन कुछ सेकंड तक, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2-4 मिनट तक आपको आवाज सुनाई देती रहती है, नहीं, कुछ सेकंड तक आप लोगों को वो आवाजें सुनाई देती रहती हैं। तो उसका एक ही कारण है दोस्तों कि उसमें जो है उसका अनुरणन हो रहा है हमारा, ठीक है, वही मेरा अनुरणन है, ठीक। इस बात को ध्यान रखें, वही मेरा क्या है, वाइब्रेशन है। वाइब्रेट मतलब कि कोई चीज मतलब कि एक बार दोबारा मतलब कंपन इस प्रकार से होता है ना, तो वही बोला जाता है, ठीक है। तो अनुरणन काल क्या होता है दोस्तों, ध्वनि स्रोत बंद कर देने पर जितने समय तक ध्वनि सुनाई देती रहती है वह समय उस कक्ष का या उस समय का अनुरणन काल कहलाता है, ठीक है। यानी आवाज का दोबारा हमें सुनाई देना ही अनुरणन काल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अब इसमें क्या होता है कि हम ध्वनि स्रोत जो है उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों ने इको में पढ़ा प्रतिध्वनि में कि एक बार हमने चिल्लाया फिर से हमें आवाज सुनाई दी गई, ठीक है, तो वो सर वो भी हमारा सेम है क्या, नहीं भाई, यहाँ पे हमारा वाइब्रेशन, यानी हम ध्वनि स्रोत को बंद कर देंगे फिर भी हमें आवाज सुनाई देती रहेगी, तो उसी को हम बोल देंगे वो मेरा अनुरणन काल है, ठीक। अब देखिएगा साइबाइन का सूत्र आप लोगों से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है साइबाइन का सूत्र। साइबाइन का सूत्र क्या है दोस्तों, साइबाइन के अनुसार अनुरणन काल वह समय है जिसमें ध्वनि तीव्रता अपने उच्चतम स्तर की 1/10⁶ गुनी रह जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, यही मेरा साइबाइन का। बेसिकली साइबाइन का सूत्र जो होता है, साइबाइन के अनुसार किसी कक्ष का अनुरणन काल जो होता है टी क्या है, टाइम है, टी इक्वल टू कितना होता है 0.165 वोल्ट, ठीक है। वी क्या है, वी मेरा है वोल्ट है, ठीक है। वोल्ट नहीं भाई, ये वोल्ट कहां से आ जाएगा, यहाँ पे वी देखते हैं वी क्या है। वी मेरा एक प्रकार से समझ सकते हैं, वी यहाँ पे क्या है भाई,
भी मेरा इंटेंसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है मेरे हिसाब से, ठीक है। अपान ए जो है एरिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसकी यूनिट की बात करेंगे तो सेकंड हो जाएगी, टी इक्वल टू जो टाइम होता है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ठीक है। तो इसके फार्मूले को याद रखेंगे, 0.16 v अपान ए होता है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी अवशोषण गुणांक क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बेसिकली अवशोषण गुणांक जो होता है यहाँ पे रेशियो होता है किसका, 1/x का, ठीक है। तो देखिए x क्या है दोस्तों, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। x हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा सबाइन के अनुसार किसी सतह का ध्वनि अवशोषण गुणांक का मान खुली खिड़की के 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, ठीक है, तथा सतह का वह क्षेत्रफल जो 1 वर्ग मीटर खुली खिड़की के समान ध्वनि अवशोषण करता है के मतलब इसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, इसके अनुपात के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अवशोषण गुणांक को हम ए से डिनोट करेंगे, 1/x जो होता है, x हमारा डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, सॉरी डिस्टेंस नहीं, एरिया को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अवशोषण गुणांक क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है दोस्त कि किसी सतह का ध्वनि अवशोषण गुणांक सतह के उस क्षेत्रफल का व्युत्क्रम होता है जो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की खुली खिड़की के समान ध्वनि अवशोषण करता है। तो बेसिकली यही था मेरा दोस्तों अवशोषण गुणांक था, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों से ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना, सबाइन का सूत्र याद रख लेना है, इसका इकोसिस्टम इको आप लोगों को ध्यान, प्रतिध्वनि ध्यान में रखना है, अनुरणन ध्यान रखना है, क्योंकि यही सारे पूछे जाते हैं, अवशोषण गुणांक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत भी नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुरणन काल की निर्भरता, यानी अनुरणन काल जो है दोस्तों किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनुरणन काल जो है, अनुरणन काल से आप क्या समझते हैं तथा यह किस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो अनुरणन काल निम्न पॉइंट पे डिपेंड करेगा दोस्तों। जैसे कि हम बात करेंगे कठोर की सतह पे, ठीक है, यानी हमारी सतह जो है कितनी कठोर है, कितनी नरम है, इन सारी चीजों पे, ठीक है। तो देखिएगा अगर आप प्लास्टिक की दीवार पे अगर आप लोग ये सिस्टम देखना चाहें अनुरणन का, तो हमें नहीं देखने को मिलता, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बात करूं कठोर सतह की, किसी कठोर सतह की परावर्तन क्षमता अधिक होती है, यानी हमारी आवाज जो है परावर्तित होकर आ जाती है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे कठोर सतह में देखेंगे दीवार हो गया, फर्श हो गया, छत, दरवाजा, ये सारी चीजें हमारी कठोर सतह हो जाएंगी, ठीक है, आदि। इसलिए ध्वनि तीव्रता का स्तर गिरने में, ठीक है, गिरने में अधिक समय लगता है, अतः अनुरणन काल का मान अधिक होता है, ठीक है। यानी कठोर की सतह मतलब हमारी जैसे हमारी सतह जो है कठोर रहेगी तो हमारी अनुरणन काल क्षमता जो होगी उसका मान अधिक होगा, ठीक है। इंटेंसिटी की मैं बात करूंगा, तीव्रता की बात करूंगा दोस्तों, ये भी किस प्रकार से निर्भर करती है हमारे अनुरणन काल के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे अनुरणन काल ध्वनि की तीव्रता पर डिपेंड करती है, यानी इस पे भी हमारी ये निर्भर करती है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे जो अनुरणन काल है ये किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है मेरा अवशोषण, ठीक है। अवशोषण में क्या लिखना है, देखिए अवशोषण गुणांक, ठीक है, अनुरणन काल का मान सतहों की अवशोषण क्षमता पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अतः कक्ष के भीतर रखी वस्तुओं का अवशोषण गुणांक जो होता है जितना अधिक होगा अनुरणन काल का मान भी उतना कम होगा। यानी वस्तुओं का हमारा क्या होना चाहिए कि जो उसका कॉफिशिएंट होना चाहिए, यानी गुणांक जो होना चाहिए दोस्तों अधिक होना चाहिए, ठीक है। और तब हमारा अनुरणन काल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कक्ष का आयतन, आयतन पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी कक्ष का अनुरणन काल कक्ष के आकार से प्रभावित होता है। कक्ष का आयतन जितना अधिक होगा तो अनुरणन काल का मान भी उतना अधिक होगा, ठीक है। आयतन जितना अधिक हमारा अनुरणन काल उतना अधिक होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रीक्वेंसी पे। देखिएगा आपको एग्जाम में 4 पॉइंट लिख देना है, 3 पॉइंट ही याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट में भी आप लोगों को पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट नहीं लिख के चले आएंगे कि 2 पॉइंट याद हो मेरे सर, मुझको तो 2 ही पॉइंट याद था, मैं 2 ही पॉइंट लिख के आया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त, अगर पूरा पॉइंट लिखेंगे 2-3 पॉइंट लिख देंगे तो आप लोग 3 पॉइंट कम से कम, मिनिमम 3 पॉइंट, मैक्सिमम आप लोग 4-5 पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये जो हमारा अनुरणन काल होता है फ्रीक्वेंसी पे किस प्रकार निर्भर करता है। जैसे मैं पहला पॉइंट बोलना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा है कक्ष का अनुरणन काल ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होती है तो सतहों द्वारा ध्वनि का अवशोषण भी उतना ही अधिक होता है, अतः अनुरणन काल का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अनुरणन काल पर कैसे हम नियंत्रण करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात करेंगे इन पे कैसे हम अनुरणन काल को खत्म कर सकते हैं, खुली खिड़की व खुले दरवाजों का प्रयोग करके हम अनुरणन काल को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि उसमें आवाज हमारी एक बार बाहर चली जाएगी तो फिर परावर्तित होने का कोई चांस ही नहीं बनेगा, ठीक है।
तो यही बात किया जा रहा है, ठीक है। दरवाजे व खिड़कियों पर भारी पर्दे लगा देने पर, ठीक है, यानी पर्दे भी लगा देंगे तो जैसे पर्दा होगा तो ऐसा ही नहीं है कि पर्दा हम ऐसा लगा देंगे हमारी आवाज फिर से वापस आ जाएगी। तो पर्दा हमें लगाने का सिंपल से वे में एक ही कपड़े का पर्दा, ठीक है। तो कपड़ा का पर्दा जो आप लोग अपने घरों में लगाते हैं वही बात किया जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो लिखी गई है, यहाँ पे लिखा गया है दीवारों पर भारी पर्दे टांग कर, ठीक है, ये फिलहाल बात हो चुकी। दीवारों पर चित्र व नक्शे काट कर, ठीक है, काट कर नहीं टांग कर, ठीक है। कक्ष में श्रोताओं की संख्या बढ़ाकर, यानी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। कक्ष की दीवारों पर छतों को अवशोषण पदार्थों से ढक कर, ठीक है। वह बहुत ही मतलब कि अवशोषक पदार्थ आते हैं, दीवारों पे चिपका दिए जाते हैं, तो जो हमारी आवाज होती है गूंजती नहीं है, ठीक है। तो वही बात किया जा रहा है कि छतों दीवारों पे अवशोषक पदार्थ लगा देंगे, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों भवनों की ध्वनिकता के बारे में, ठीक है। यानी जो हमारे भवन है उनकी ध्वनिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भवनों की ध्वनिकता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है दोस्त, भवन में ध्वनि का अनुरणन काल जो है काल न तो बहुत अधिक और न बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक श्रोता को स्पष्ट सुनाई पड़े, इसके लिए ध्वनि की प्रबलता यानी उसकी इंटेंसिटी प्रबलता तथा इंटेंसिटी अधिक होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति हमारे मान लीजिए रूम में बैठा हुआ है, तो मैं कोई भी आवाज बोलूं तो कितनी अच्छी तरीके से और कितनी जल्दी सुन लेता है, वही बात किया जा रहा है। यानी उसके श्रोता के सुनने की जो क्षमता हो, हम कुछ भी आवाज बोलें वो तुरंत सुन लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा गया है दोस्तों, वक्राकार परावर्तक सतहों का प्रयोग करके कक्ष में बैठे सभी श्रोताओं को अच्छी ध्वनि भेजी जा सकती है, ठीक है। यानी परावर्तक इन सतहों का यूज कर लेंगे तो हमें जो व्यक्ति हमारे रूम में बैठे हुए हैं या फिर जो श्रोतागण बैठे हुए हैं उनको आवाजें अच्छे से सुनाई देती हैं। दोस्तों आप लोगों ने सेमिनार देखा होगा, फिलहाल आपके कॉलेज का सेमिनार नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज भी होता है तो उतना अच्छा सेमिनार हॉल नहीं बनाया जाता, ठीक है। बैठने की व्यवस्थाएं होती हैं फिलहाल सही होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सेमिनार किए जाते हैं उसमें सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पांचवा पॉइंट लिखा गया है, यदि किसी ध्वनि स्रोत के सामने सीढ़ी बनी हो तो विभिन्न सीढ़ियों से क्रमानुसार प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी, ठीक है। इन क्रमानुसार प्रतिध्वनि को एकलान प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलान प्रभाव, ठीक है। एकलान प्रभाव कम करने के लिए सीढ़ी पर मोटा कपड़ा डाल दिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, सीढ़ियों पे मतलब रेड कारपेट या फिर ग्रीन कारपेट भी बिछाया जाता है, ठीक है। तो इसका एक ही मतलब है कि जो एक्लिन इफेक्ट है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्लिन इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम सीढ़ियों पे मोटा कपड़ा बिछा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि वायु जनित तथा भवन संरचना जनित कोलाहल को रोककर भवन की ध्वनिकता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यानी उसमें कोलाहल जो हो रही है उसको अगर हम रोक देंगे तो ध्वनि की प्रबलता जो उसकी ध्वनिकता है उसको हम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, भवनों की अनुनाद आवृत्ति सामान्यतः 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, ठीक है। अतः इसका कोई अप्रिय प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो हमें कुछ मतलब कि ज्यादा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। 20 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी व्यक्ति को सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है आवाज, तभी हमें मतलब कि चीजें सुनाई देती है। अगर इससे कम रहेगी दोस्तों हमें सुनाई ही नहीं देगी, ठीक है। तो यही बात बोला जा रहा है इसमें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, आगे की पॉइंट्स जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अल्ट्रासोनिक की पराश्रव्य तरंगों के बारे में, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना रख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों का लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आप लोग स्किप करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फिलहाल ये आज के लिए इतना ही रखा जाएगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक की मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर भी, तो उसमें भी आप लोग पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास को एनरोल नहीं किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है क्लास को एनरोल करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी क्लास को जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है दोस्त, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपका सेमेस्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सर आपकी फीस इतनी ज्यादा है मैं नहीं क्लास को ज्वाइन कर सकता। फीस की प्राइस जो है दोस्तों केवल और केवल 99 रुपए है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोगों के कोर्स की लिंक दी हुई है, उस कोर्स की लिंक को आप लोग क्लिक करिए, जल्दी से अपने क्लास को एनरोल करिए। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही कहा जाता है और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।